बराहे मेहरबानी मुझे शख्सी तौर पर याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर। कभी आपने सोचा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप रख के भूल जाते हैं आपके लिए कितनी तकलीफ़देह होती हैं कि मैंने कहाँ रख दी, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। तो आपने सोचा है उन लोगों के बारे में जो कि इस अल्जाइमर डिज़ीज़ का शिकार हैं। दुनिया भर में 55 मिलियन अफराद इस बीमारी का शिकार हैं और इस बीमारी से अमवात का भी तनासुब हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान में औसत उम्र के इजाफे की वजह से अल्जाइमर के डिज़ीज़ में इजाफा देखने को आ रहा है और हम इसी वजह से दुनिया भर में 21 सितंबर को अल्जाइमर डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद यही है कि लोग जान सकें कि ये बीमारी है क्या और आपके प्यारे और अगर आपके दोस्त इस बीमारी से मुतासिर हैं तो आप उन्हें किस तरह से बेहतर अंदाज में क्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अभी तक इस बीमारी के बारे में इतनी आगाही नहीं है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं इसी टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए, उनका नाम है मैमूना महमूद बूटा साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखती हैं अल्जाइमर और डिमेंशिया के हवाले से। प्रोग्राम मैनेजर हैं अल्जाइमर पाकिस्तान में, जो कि मुख्तलिफ ब्रांचेस अपनी रन कर रहा है अक्रॉस दी पाकिस्तान। हम उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे अल्जाइमर के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये आप प्रोग्राम देखिएगा कि ये क्यों वजह है, क्यों हो रहा है और हम इसे किस तरह से क्योर कर सकते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्योंकि इस डिज़ीज़ के हवाले से लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहली बात ये कि अल्जाइमर क्या है और डिमेंशिया से कैसे फ़र्क रखता है? अच्छा, देखें, ये कन्फ्यूजन वैसे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो डिमेंशिया है वो बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है और अल्जाइमर उसकी एक टाइप है। लेकिन अल्जाइमर इसलिए ज़्यादा लोगों को याद रहती है, उसकी रीज़न ये कि अल्जाइमर मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके फर्दर 3 टाइप्स और भी हैं लेकिन अल्जाइमर कॉमन है, तो ब्रॉडर टर्म है डिमेंशिया उसकी, जस्ट अल्जाइमर एक टाइप है। तो अल्जाइमर जो है वो क्योंकि कॉमन है, वो ज़्यादा लोगों में है और इसलिए लोगों को उसके नाम से ज़्यादा पता है, लेकिन डिमेंशिया की एक टाइप है ये। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं? हम कैसे पहचानें कि किसी को अल्जाइमर हो गया है या डिमेंशिया है? अच्छा, इसकी अलामतों में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका रीसेंट मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ भूल रही है और वो याद करने पर याद आ जाती है, कुछ देर बाद याद आ जाती है, तो वो अलार्मिंग नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हैं और वो आपको नहीं याद आ रही, तो फिर देन यू नीड टू कंसल्ट समवन रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन इसकी मेन अलामत यही कि रीसेंट मेमोरी लॉस है। सुबह कौन मिल कर गया, क्या खाया, अभी क्या हुआ, आपकी पुरानी मेमोरी इंटैक्ट रहती है लेकिन जो रीसेंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। सही, यानी जो हमारी नॉर्मल भूलने की आदत है वो नॉर्मल ही है। उसको हम वैसे कहते हैं वो डायग्नोसिस के बाद ही आपको पता लगता है, लेकिन सूडो डिमेंशिया भी एक चीज़ है। सूडो डिमेंशिया बेसिकली आपको डिप्रेशन के बाद होता है और उसमें अलामतें सारी डिमेंशिया वाली हैं, मतलब आपका भूलना शुरू हो जाएंगे आप और आपकी थोड़ी चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन मेमोरी रिलेटेड, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से होता है। पर हम उसको डिमेंशिया नहीं कहते, हम उसको सूडो डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया में आपका परमानेंट मेमोरी लॉस होता है और उसमें रीसेंट मेमोरी लॉस से स्टार्ट होती है। आपके पहली अलामत जो होती है कि जो यहाँ पे मेजरली जो है लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब घर वाले या सराउंडिंग में जो लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए वो तब तक इंसान नॉर्मल ही होता है, लेकिन उसके बाद आगे से आगे जब आप चलते जाते हैं तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पाकिस्तान में भी ख़तरा है इस बीमारी को लेके ना, तो क्या ख़तरा है, फैलाव आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से पेशेंट आपके पास रीच आउट करते हैं? अच्छा, पाकिस्तान जो है ना अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान 5th नंबर पे आ गया है अल्जाइमर्स में, और अभी तक हमारे पास जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वो 1.5 से 2 लाख लोग हैं सिर्फ, वो जो रजिस्टर्ड हैं। सही, रजिस्टर्ड से मुराद ये कि वो लोग जो डॉक्टर्स तक गए हैं, मतलब ये बुढ़ापा है, ये तो होना ही है। ठीक है, हालांकि ये नॉर्मल एजिंग नहीं है, वो एक मिथ है। बुढ़ापे में आपको याददाश्त आपकी ख़राब होना ज़रूरी नहीं है। सही। तो पाकिस्तान 5th नंबर पे आ गया, विच इज़ वेरी अलार्मिंग।
और हम बहुत तेज़ी से इसकी तरफ जा रहे हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे अभी तक कोई भी इतने ख़ास नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में हम देखते हैं ख़ानदान में जो ये मसले मसाइल आते हैं, क्या मसाइल होते हैं जो अल्जाइमर की बीमारी की तरफ लेके जाते हैं? आप कॉजेज़ पे बात कर रही हैं। कॉजेज़ जो हैं वो अभी तक ना इसका साइंस ने कोई कॉज एज सच दरियाफ़्त नहीं किया कि आप कह सकें कि इस वजह से हो सकता है। उसमें फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आप प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ले लें। मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसके अंदर ये बताया गया कि जो एंग्शियस पर्सनालिटी के लोग हैं उनमें इसकी टेंडेंसी हाई है डेवलप करने की। और प्लस ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही, वो तो बहुत हमें पता है कि जेनेटिक फैक्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसको हम प्रोबेबल अल्जाइमर भी कहते हैं। और जेनेटिक रोल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। डेथ ऑफ ए लव्ड वन, मेरे एक्सपीरियंस में ये भी आया कि काउंटर पार्ट की डेथ के बाद भी अल्जाइमर डेवलप हो रहा है। तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि यही कॉज है, क्योंकि अभी तक साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। अच्छा, दुनिया भर में तो लोग जानते हैं कि अल्जाइमर है। पाकिस्तान में जो सकाफ़ती मसला आता है तो वो किस तरह से इस बीमारी के पेशेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि हम वाकई बीमार हैं? ये मसला काफ़ी बड़ा मसला है, इसीलिए हम अल्जाइमर्स पाकिस्तान जो है ना अवेयरनेस और एडवोकेसी पे भी काम कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत कम मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जो अर्ली डिटेक्शन पे आते हैं। मेजरली जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा सेकंड स्टेज पे, क्योंकि प्रोग्रेसिव है, इसकी प्रोग्रेशन बहुत तेज़ी से होती है, तो जब वो सेकंड स्टेज तक जा चुके होते हैं, जब उनकी रीसेंट मेमोरी तो कंप्लीट लॉस हो चुकी होती है, फिर पुरानी भी ख़राब होना शुरू होती है, तब उनको लगता है कि अब इनमें कुछ मसला आ रहा है। जैसे आप कह लें कि आम ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं कि वो घर वालों को भूलना शुरू हो गए हैं, या कोई सामने बैठा है तो उसको नहीं पहचान रहे, या क्या खाया था, या जो हमारे आम मसाइल घरों में ये आते हैं कि जैसे बहू है, उसने खाना दिया है तो सास है या ससुर है, उन्होंने कहना है तो मुझे खाना नहीं दिया, झगड़े बहुत शुरू हो जाते हैं। तो फिर बहुत आगे चल के केसेस में जो है ना घर वालों को रियलाइज़ होता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। या फिर डिमेंशिया जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस के साथ होता है, उसमें थोड़ा अर्ली चले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। वो उस बिहेवियर के लिए कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो डिमेंशिया है। तो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस वाले केसेस थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो आम आप कह लें वो तो बहुत मुश्किल है कि उनको इतनी भी अवेयरनेस हमारे यहाँ सोसाइटी में नहीं है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान में डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में औसत उम्र भी बढ़ रही है। डिप्रेशन का बढ़ना, अल्जाइमर का बढ़ना, आपस में लिंक है क्या कुछ? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन हम कॉज कह नहीं सकते एग्जैक्ट कॉज यही है, लेकिन यस ये कर रहा है। और यंग लोगों में डिप्रेशन की वजह से सूडो डिमेंशिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, या हम मेमोरी क्लिनिक लगाते हैं। अल्जाइमर्स पाकिस्तान का एक न्यू इनिशिएटिव है कि हम इंस्टीट्यूट्स में मेमोरी क्लिनिक लगाते हैं जिसमें आप अपनी मेमोरी टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसमें मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके मेमोरी इश्यूज़ हैं, और अपॉन डिटेक्शन, मतलब अगर उनको हम, क्योंकि डॉक्टर्स को रेफ़र भी करते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर केसेस सूडो डिमेंशिया के, मतलब डिप्रेशन की वजह से यंग लोगों में डिमेंशिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से के चांसेस बहुत, हाँ जी, तो आप देखें ना कि अगर यंग जनरेशन में सूडो डिमेंशिया डेवलप हो रहा है ड्यू टू डिप्रेशन, तो वो फिर आगे उनके ओल्डर एज में जाके क्या कंट्रीब्यूशन लेकर आएगा, तो ये अलार्मिंग है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आप अल्जाइमर पाकिस्तान डे केयर के हवाले से बताइएगा कि आप लोग किस तरह से काम करते हैं अल्जाइमर के पेशेंट्स को लेके, क्योंकि आपके लाहौर के अलावा भी क्लिनिक्स हैं। अच्छा, ऐसा है कि हम लोग ना सबसे पहले एक चीज़ ये कर रहे हैं कि हम लेबल करना, इनको हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इनको लेबल ना किया जाए एज ए पेशेंट। हम इनको लेबल कर रहे हैं पर्सन विद डिमेंशिया PWD, ताकि हम इनको डे केयर का भी मकसद यही है कि हम इनको नॉर्मल लोगों की तरह ये लोग ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे पहली हर्डल जो हमें फ़ेस करनी पड़ती है वो ये है कि लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कि ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, मतलब कोई साइकोटिक पेशेंट्स नहीं है, ये एज रिलेटेड एक बीमारी है।
तो एनीवेज़ उसमें डे केयर के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास डे केयर का एक जो है बहुत बड़ी टैबू था ये कि लोगों के लिए भेजना सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि वो अपने बुज़ुर्गों को ऐसी सोसाइटी में भेजे जहाँ पे लोग उनको बात करते हैं कि जी पता नहीं है तो अपने बुज़ुर्गों से जान छुड़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर साइको एजुकेट करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम साइको एजुकेट करते हैं कि आपका क्यों भेजना ज़रूरी है, और उसमें भेजने से ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई रिटायरमेंट के बाद उनको डिमेंशिया ज़ाहिर डेवलप हो गया है, तो जब वो हमारे पास डे केयर में आते हैं तो उनकी एक रूटीन स्केड्यूल होती है। मतलब वो जिस तरह से प्रोडक्टिव पहले रह चुके होते हैं, हम उनको कोशिश करते हैं हम उसी तरह से उनको प्रोडक्टिव रखें। डॉक्टर हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि आपका क्लिनिक है, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर वो लॉयर हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ पे हमारे साथ अपना कर रहे हैं काम केसेस के ऊपर। तो डिफरेंट, अगर वो किसी फील्ड से नहीं रिलेटेड या जैसे हाउस वाइफ हैं तो हम उन्हें प्रोडक्टिव करते हैं। बेसिक मकसद डे केयर का ये कि इनको प्रोडक्ट, हाँ जी, सबसे पहली चीज़ तो घर की तरह का माहौल दिया हुआ है कि उनको कहीं पे जाके ये अनफेमिलियरिटी का मसला ना आए कि हम किधर आ गए। तो उसमें यह है कि मैं इनके असेसमेंट करती हूँ। अव्वल तो हम ऐसे केसेस लेते हैं जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड हों, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं जो डायग्नोज्ड नहीं है तो फिर हम डॉक्टर्स को रेफ़र करते हैं। सही डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। तो न्यूरो फिजिशियंस के पास लेकर जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, MRI CT स्कैन। जब वो डायग्नोस हो जाता है देन मैं उनके एक जनरल असेसमेंट करती हूँ जिसकी बेसिस पे उनका एक मैनेजमेंट प्लान बनता है। मैनेजमेंट प्लान बनता है क्योंकि सिवियरिटी लेवल सबके डिफरेंट होते हैं, सिम्टम्स भी थोड़े से डिफरेंट ही होते हैं सब में। कुछ बिहेवियरल डिस्टर्बेंस के साथ होते हैं, कुछ विदाउट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। तो फिर मैं उनके मैनेजमेंट प्लान पे मेरी टीम काम करती है और हम उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। मतलब वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनकी एक रूटीन बन जाती है, सुबह उठ के आना, शाम को घर जाना। इसमें घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्पाइट है कि उनके लिए एक उनको वो टाइम मिल जाता है जिसमें वो अपने काम कर सकें। अच्छा, आपकी जो डे केयर सेंटर में जो आपके साथ लोग काम करते हैं, आपकी टीम काम करती है, क्योंकि अब ऐसे पेशेंट्स को आप हैंडल कर रहे हैं तो वो थोड़े हाइपर भी हो सकते हैं, तो आप उनकी किस तरह से तरबियत करते हैं? मैंने अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन किया हुआ है और हमारे पास आ जाते हैं ऐसे क्लाइंट जिनमें एग्रेशन होता है। फ़ीमेल्स में उनमें थोड़ा रेशो ज़्यादा है। तो एग्रेसिव क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए मैंने अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है, तो हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। प्लस वो ट्रेंड स्टाफ है तो उनका एक्सपीरियंस अपना भी है, नर्सेज एंड ट्रेंड, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारे केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, आपका डे केयर का क़याम बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत है वो क्या इक़दाम करे इन पेशेंट्स के लिए? हम इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। पंजाब डिमेंशिया प्लान जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें पास किया गया था, लेकिन उसके ऊपर फर्दर काम नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी। अब इस गवर्नमेंट में भी हमारी पूरी कोशिश है कि उसको फ़र्दर लेके चला जा सके। उसी तरह के हम बाकी सूबों में भी चाह रहे हैं कि एक प्लान बनाया जाए, डिमेंशिया प्लान, और उसके अंदर ये है कि हुकूमत को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसमें इनकी केयर और टाइमली जो है डिटेक्शन बहुत ज़रूरी, मतलब बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए जो अव्वल तो इसका इलाज नहीं है, ये मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं, लेकिन जितना भी इसका इलाज मौजूद है वो उन अद्वियात को और उन सहूलियात को ज़्यादा से ज़्यादा फराहम किया जाए आम लोगों में। और इसमें यह है कि अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी वो डिटेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे बीमारी की। आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह से करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कहाँ कहाँ जो है आपकी स्कीम? हमारा अवेयरनेस एडवोकेसी का एक प्रॉपर है प्रोग्राम जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ऑफिसेस भी आ जाते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ जाते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को हम जितना जहाँ जैसे जैसे हो सकता है हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। मेडिकल, नर्सिंग कॉलेजेस हो गए, प्लस ये है कि डिफरेंट सिटीज़ में, क्योंकि हमारे जो बाकी ब्रांचेस हैं वो भी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को हम पहुंचा सकें। उसमें हमारा एक डिमेंशिया फ्रेंड प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को या कोई भी उसका पार्ट बन सकते हैं, उसमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। यूके इनिशिएटिव है वो, और वो ट्रेनिंग के थ्रू जो है ना वो डिमेंशिया फ्रेंड बन जाते हैं। फिर उसमें फ़र्दर डिमेंशिया चैम्पियन बन सकते हैं आप हमसे वो ट्रेनिंग लें और आप आगे फ़र्दर अपने एरिया में उस सेशन को डिलीवर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस जा सके।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर से लेके आना कंसल्टेशन ज़रूरी होती है, आप लोगों का पूरा प्रोग्राम बनता है, अद्वियात वगैरह होती हैं तो वो इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं करती, लेकिन क्या फ़ायदा होता है ये पेशेंट्स जी, उसमें देखिए मैं एक छोटी सी बात करती होती हूँ कि आप ये समझ लें कि एक जहाज़ है जो गिर रहा है और हमें पता है ये गिर जाना है, लेकिन हम जस्ट उसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। बेसिकली जो थेरेपी होती है और जो मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशंस भी ज़्यादातर उनके बिहेवियरल डिस्टर्बेंस या मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, प्लस ये है कि कुछ न्यूरो से रिलेटेड भी होती हैं, तो वो उसकी प्रोग्रेशन को, बीमारी की जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन करें। मतलब जिस तेज़ी से वो बढ़ रही है उसकी बस रफ्तार कम हो रही है और थेरेपी से वो मैनेज हो रहे हैं, मतलब वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही। अच्छा, आप लोगों के लाहौर के अलावा जो बाकी जगहों पे आपकी ब्रांचेस मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी पेशेंट्स का फैलाव इसी तरह तेज़ी से बढ़ रहा है क्या? हमारा डे केयर क्लब जस्ट लाहौर में, बाकी के ब्रांचेस में हमारे जो है वो अवेयरनेस और एडवोकेसी पे काम हो रहा है। जी बिल्कुल, हमारे वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है हर शहर में और उनके पास केसेस रजिस्टर होते हैं जिसमें वो काउंसलिंग देते हैं और मैनेजमेंट प्लान्स दिए जाते हैं। बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अवेयरनेस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अवेयरनेस की बात है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि आपके पास लोग आते हैं, आपको क्या रीज़न लगता है? हमारे पास ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि लोग समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग, ये बुढ़ापा है तो जी ये होना ही है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कपल आ रहा है और उसमें मेल जो है वो 86 के हैं और फीमेल 73 की हैं, तो फीमेल को डिमेंशिया होगा, मेल को नहीं होगा। तो मैं ये एक एग्जांपल देती हूँ कि देखें जैसे एज फैक्टर जो है ना वो उसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है, लेकिन हर एक को हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग समझते हैं कि हम अगर जी ये तो बुढ़ापा है, इनके साथ तो ये मसला आएगा। तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर को तब कंसल्ट करते हैं जब वो डिमेंशिया उनके लिए ज़्यादा, मैंने जैसे आपको कहा, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस की तरफ चला गया, रवैये में तब्दीली आ गई, परसेप्शन चेंज हो गई, तो तब लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमें यही आ रही है कि लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। अच्छा, अल्जाइमर के हवाले से हमने काफ़ी गुफ्तगू की, हमने जाना, लेकिन हमारे अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, मैं सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द में बुज़ुर्ग हैं तो उनका ख़्याल रखें। इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, गूगल पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान 5th नंबर पे आ गया और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जितना तेज़ी से हमारी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो गई उतनी तेज़ी से हमें इसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में इस बीमारी को देखा है जिसमें उन अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाई। तो अपने इर्द गिर्द बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। उसमें यह है कि आप देखें कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो फ़ौरी उनको किसी न्यूरो फिजिशियन के पास लाजमी लेकर जाएं। साल में एक दफ़ा टेस्ट लाजमी करवा लें, अगर वो 65 प्लस हैं, सिटी स्कैन, MRI, किसी न्यूरो फिजिशियन को लाजमी कंसल्ट करें। प्लस ये है कि अगर कोई जवान लोग हैं तो वो भी अपना बहुत ख्याल रखें। अगर डिप्रेशन जैसी अलामतें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। एंड सेकेंडली ये कि अगर कोई बाइक चला रहे हैं या आप गाड़ी या कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ज़रा एहतियात से काम लें, क्योंकि एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से भी डिमेंशिया डेवलप हो जाता है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और हमारे लोगों ने जाना कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक हद तक फैल रही है और हम सबको अपना पार्ट अदा करना है। अपने घर से ही स्टार्ट करें, जो आपके बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर पे, और जो नौजवान, जैसे कि बात की कि नौजवानों को भी देखना ज़रूरी है। तो हमारा काम यही है कि हम पाकिस्तान में जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं तो हम अपने जहनी मसाइल का भी अपना पूरी तरह से ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा।